हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन essay जिसका नाम है द रोड टू हैप्पीनेस, यानी खुशियों की राह, जिसको लिखा है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल महोदय ने। एक ऐसा essay जो 2000 साल पहले जितना सटीक था, आज मॉडर्न एरा की बात की जाए आज भी उतना ही सटीक है। मतलब एक ऐसा ऐसे जो हर समय हर काल के लिए रसेल महोदय ने ऐसा लिख दिया है कि वो हमेशा के लिए बिल्कुल सही सिद्ध साबित हो रहा है। ये पूरा का पूरा ऐसे आपको इमेज के माध्यम से एक्सप्लेन की जाएगी। एक वर्ड भी ऐसा नहीं होगा जो आपको ना मिले आपके ओरिजिनल टेक्स्ट से। लेकिन उसके पहले हम चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ जो द रोड टू हैप्पीनेस से रिलेटेड अभी अगर एग्जाम किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो वो यहाँ पॉइंट्स के रूप में दिया गया है। अलावा उसके बहुत सारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि ये यस से जो है वो बहुत एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता या बहुत सारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी जहां से भी है मैंने वो पॉइंट यहाँ रखा हुआ है। बर्ट्रैंड महोदय का मैंने बायोग्राफी बना करके रखा हुआ है, अगर आपको चाहिए होगा तो वीडियो उसका बना दूंगा मैं। चलते हैं, शुरू करते हैं, पहले पॉइंट्स कंफर्म करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस एसए से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर के स्किप करने वाले हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्क्रीनशॉट से नहीं ली जा सकती। या एक टीचर ही जानता है कि वो किस तरीके से उस लाइन के बारे में डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो लिख नहीं सकता, उसे बोलना पड़ेगा। तो एक बार जरूर सुनिएगा पूरे के पूरे इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए यहाँ रखा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर सबसे पहले बात की जाए ये कहां पब्लिश हुआ था, तो द लिसनर एक मैगजीन है, उसमें एक आर्टिकल के रूप में ये पब्लिश किया गया था 1952 में। याद रखिएगा, 1952 में सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बुक फॉर्म में ये पब्लिश हुआ था इनके कलेक्शन ऑफ एसेज में, जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स फ्रॉम मेमोरी। 1956 में ये पब्लिश हुआ था एज ए बुक फॉर्म। मतलब अगर हम केवल एक आर्टिकल, फ्री आर्टिकल की बात करेंगे तो द लिसनर है, पर बुक फॉर्म में अगर बात की जाए तो वो इस बुक कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। पब्लिशर का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पब्लिशर का नाम भी पूछा जा रहा है अब तो। जॉर्ज एलेन एंड अनविन महोदय ने इसको पब्लिश किया था। टोटल 29 एसेज हैं इस कलेक्शन में, और ये 27वें नंबर पर है आपका ये एसे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि अक्सर अब एग्जाम में ऐसे कंपैरेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एंथनी डब्ल्यू ये शूलर महोदय हैं, जिन्होंने सेम नेम से द रोड टू हैप्पीनेस एक बुक लिखी 1924 में। जो शूलर महोदय ने लिखी उस बुक से ये यसे जो है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन ये माना जाता है कि इन्हीं से प्रभावित होकर के इन्होंने अपने इस यसे का टाइटल रखा। ये यसे जो है वो फिलोसॉफिकल यसे है, ह्यूमन हैप्पीनेस पर ये बेस्ड है, यानी कि इंसान खुश कैसे रह सकता है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ रसेल महोदय जो है आपको कई सारी बातें बताएंगे, और क्यों इंसान खुश नहीं रहता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। यानी कि रीजन क्या है दुखी होने का और सोल्यूशन क्या है किसी इंसान के खुश होने का, वो आपको यहाँ डिटेल में मिलेगा। नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ मोरलिस्ट। ये महोदय जो है ये मोरलिस्ट जो होते हैं, जो नैतिकतावाद होते हैं, जो नैतिकता के बारे में बातें करते हैं, बहुत सारे आपने भी पॉडकास्ट देखा होगा या बहुत सारे चैनल पर बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो एक मॉरलिस्ट होते हैं, मोरल बातें करते हैं, पर कितने इमोरल होते हैं वो शायद आपको भी अंदाजा ना हो। तो ऐसे मॉरलिस्ट जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दिखाने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉरलिस्ट जो है ये हैप्पीनेस को ही कंडेम करते हैं, इनको हैप्पीनेस से मतलब नहीं, इनको खुशी से मतलब नहीं है। आखिर इन मॉरलिस्ट को मतलब किन चीजों से है वो आप इस यसे में डिटेल में देखोगे। नेक्स्ट है इंक्लूड्स हिस्टोरिकल एग्जांपल्स। महोदय ने बहुत सारे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स जो 2000 ईयर से पहले के हैं, ये 2000 बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि 2000 एग्जाम में पूछा हुआ है कि आखिर ये यसे जो है जो लिखा हुआ है रोड टू हैप्पीनेस, वो कहां से स्टार्ट करता है। 2000 साल पहले से शुरुआत करता है उस हैप्पीनेस के कामकाज को। राइटर जो है वो 2000 साल से लेकर के और आज के आधुनिक युग तक लेकर के आता है कि क्या रहा है डेफिनेशन हैप्पीनेस का, और लोग हैप्पीनेस को कैसे दरकिनार करते रहे हैं। कौन कौन से राइटर हैं इसमें जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के रूप में रसेल महोदय ने यूज किया हुआ है। इसमें है स्टोइक्स महोदय, सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्यूरस। इनके अलावा भी बहुत सारे राइटर्स हैं, इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि कौन है ये, क्यों लिखा गया है इन्हें, इस एसे में क्यों इनका नाम यूज हुआ है, वो आपको डिटेल दी जाएगी।
इंक्लूड्स मॉडर्न एग्जाम्पल, जर्मन फिलोसफर जिन्होंने जर्मनी को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया, कार्लाइल महोदय जो एक ब्रिटिश राइटर थे, उनके बारे में भी कुछ बातें कही जाएंगी। और ये सब मिला करके एक ऐसे इंसान थे जो नफरत करते थे खुश इंसान से, यानी उन्हें खुशी, हैप्पीनेस से परेशानी थी। एक्सप्लेन्स ह्यूमन साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो है ये राइटर जो है वो एक्सप्लेन करता है ह्यूमन साइकोलॉजी को, नेचुरल इंपल्सेस को और सोशल प्रेशर्स को। नेचुरल इंपल्सेस क्या होता है वो आपको आगे बताऊंगा मैं। प्रमोट्स, ये सिंपल लिविंग को प्रमोट करता है और हेल्दी हैबिट्स को, कि इंसान की लाइफ जो है वो सिंपल होनी चाहिए और हैबिट्स अच्छे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, तभी इंसान खुश रह सकता है। यहां मैंने पॉइंट रख दिया है कि स्टार्ट्स विद इवेंट्स 2000 इयर्स अगो, स्टोइक्स वर्सेस एपिक्यूरियंस। ये दो के बीच में जो एक अटैक हो रहा है ओरल, उससे शुरुआत करता है ये राइटर। देन जम्प्स टू मॉडर्न फिलोसोफर्स, और उसके बाद ये एंशियंट से होकर के मॉडर्न फिलोसोफर्स की तरफ आता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अगर आपको बता दी जाए कौन कौन से कैरेक्टर्स शामिल हैं इस यसे में, तो शुरुआत करेंगे हम, जैसे कि आपको बताया इसके पहले, स्टोइक्स महोदय हैं, एपिक्यूरस महोदय हैं, क्लिंथेस महोदय हैं। आपको जो ब्रैकेट में दिख रहा है वो आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, इमेज के माध्यम से इन्हें मैं आपको कंफर्म करूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, अगर आपको लिखना हो, जानना हो इनके बारे में, तो एक बार नाम जरूर लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इमेज के माध्यम से जब बताऊंगा चीजें आपको थोड़ी आसान लगेंगी। अरिस्टार्कस महोदय हैं, मार्कस ऑरेलियस है, सेनेका है, नीरो है, ये है बोआडिसिया या बूडिका, जर्मन प्रोफेसर्स फिलोसफर्स का भी जिक्र यहाँ पर है। कार्लाइल आपको बताया मैंने, ब्रिटिश ऑथर है, इनका भी यहाँ यूज हुआ है। ओलिवर क्रॉमवेल आपने नाम सुना होगा। फ्रेडरिक द ग्रेट है, गवर्नर एयर है। या देखिएगा ये EYRE जो है ये प्रोनाउंस होता है, AIR वाला साउंड करता है, तो ये एयर है। जेफरसन महोदय हैं इसमें, गैम्बलर्स एट मॉन्टे कार्लो, यानी कि बहुत सारे गैम्बलर्स का भी यूज हुआ है इसमें जो मॉन्टे कार्लो में जुआ खेलते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो मेंशन है इस यसे में, मॉन्टे कार्लो जैसा कि आपको बताया गैम्बलिंग एग्जांपल के लिए, रोम का यूज हुआ है स्टोइक, सेनेका और नीरो के लिए, जर्मनी का यूज हुआ है जर्मनी फिलोसोफर्स या प्रोफेसर्स के लिए, जमैका का यूज हुआ है गवर्नर एयर के लिए, अमेरिका का यूज हुआ है बहुत सारे अनहैप्पी बिजनेसमैन वहां होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास वेल्थ तो है पर हेल्थ नहीं है। मेजर थीम्स की बात की जाए, कौन कौन से थीम्स मेजर हैं, तो हैप्पीनेस वर्सेस ब्लेसेडनेस। हैप्पीनेस रसेल के अकॉर्डिंग जो है वो एक इंसानी नेचर है, सुकून देने वाला है, नेचुरल है और जीवन को खूबसूरत बनाता है ये हैप्पीनेस। जबकि ब्लेसेडनेस आमतौर पर इसका मतलब परम सुख होता है, लेकिन कार्लाइल महोदय के अनुसार इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। इसके लिए ब्लेसेडनेस का मतलब होता है सुख त्याग देना, यानी सेक्रीफाइसिंग प्लेजर, दर्द को अपनाना यानी इम्ब्रेसिंग सफरिंग, और पीड़ा का महिमा मंडन करना यानी ग्लोरीफाइंग पेन। ये तीनों मिलकर के, सुख त्यागना, दर्द को अपनाना, पीड़ा का महिमा मंडन करना, इन तीनों को मिलाकर के बना है ब्लेसेडनेस। तो कार्लाइल जो है ये मानते थे कि दुख इंसान को महान बनाता है, खुशियां इंसान को तुच्छ और छोटी बनाती है। तो कार्लाइल ब्लेसेडनेस को बताते थे कि खुद को तकलीफ दो, जीवन को सख्त बनाओ, खुशियों से दूर रहो, दर्द और संघर्ष को पवित्र मानो। इस तरीके से कार्लाइल जो है बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं हैप्पीनेस से। इसलिए रसल कहते हैं हैप्पीनेस मेक्स लाइफ बेटर, और ब्लेसेडनेस के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं ब्लेसेडनेस मेक्स लाइफ बिटर। नेक्स्ट है डेंजर्स ऑफ एक्सट्रीम मोरल फिलोसफी। अगर हम बहुत ज्यादा मोरल फिलोसफी लेकर के जाएंगे ना तो ये भी खतरनाक है। भले वो मोरल हो पर वो है खतरनाक, क्योंकि अति हर किसी की बहुत बुरी होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इंपल्सेस, जो नेचुरल इंपल्सेज हैं उसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए। नेचुरल इंपल्सेस का मतलब होता है प्राकृतिक आवेग, ऐसा आवेग जो मन करे वो करना, यानी पॉजिटिवली करना। आपको रोने का मन कर रहा है, आप रो नहीं पा रहे हो, आपको हंसने का मन कर रहा है, आप हंस नहीं पा रहे हो, आपको चिल्लाने का मन कर रहा है, आप चिल्ला नहीं पा रहे हो, खाने का मन कर रहा है, खा नहीं पा रहे हो, सोने का मन कर रहा है, सो नहीं पा रहे हो। मतलब जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है आपकी, वो जब मन करता है करने का और आप कर नहीं पाते हो, वहां आपकी खुशियां आपसे महरूम हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। डेंजर्स ऑफ सोशल प्रेशर, सामाजिक प्रेशर भी बहुत खतरनाक होता है कि एक IAS का लड़का है, उसे समाज में खुद को दिखाना है कि वो एक IAS के बेटे के रूप में अपना अस्तित्व न बनाए, उसे कुछ और बनना है। अब वो UPSC को लीड करे या आगे चल करके कुछ बड़े कारनामे करे, मतलब बाप से बहुत छोटा रैंक का उसे नहीं होना है, तो एक सोशल प्रेशर उसके ऊपर पहले से ही हो चुका है। और बात प्रेस्टीज की भी होती है कि उसको प्रतिष्ठा भी बचानी है अपने घर वालों की, चाहे लीडर्स हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो किसी के घर में
बच्चा जो है वो पैदा हुआ है, उसकी प्रेस्टीज बचाने की जो जिंदगी होती है खत्म हो जाती है उसको अपने घर की मान प्रतिष्ठा बचाने में। तो ये प्रेशर बहुत खतरनाक होते हैं, ये खुशियों को छीन लेते हैं। हैप्पीनेस थ्रू सिंपल लाइफ, हैप्पीनेस बहुत हाई रैंक का या हाई लेवल का या बहुत पैसे से नहीं मिलता। ये सिंपल लाइफ, बहुत सादा जीवन, बहुत छोटी छोटी चीजों से आपको खुशियां मिलती हैं। फिजिकल हेल्थ जो है वो ग्रेटर देन है फिलोसफिकल थियरीज से, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाय आप थियरी में किसी फिलोसफिकल किसी फिलोसफर की थियरी सुन लो और आप सोच लो कि बस यही दुनिया है। जब आप सही नहीं होगे, आपकी फिजिक्स सही नहीं होगी, आपका हेल्थ सही नहीं होगा, तो फिलॉसफी आपको खुशी नहीं दे सकती। कि फिलोसफिकल आर्गुमेंट्स आपको यहाँ बताए जाए तो हैप्पीनेस कैन बी परस्यूड। राइटर कहता है कि हैप्पीनेस पाया जा सकता है इफ डन वाइजली, अगर इसका पीछा बुद्धिमानी पूर्वक किया जाए या इसे अच्छे से किया जाए। सप्रेशन ऑफ डिजायर्स कॉजेज मेंटल इम्बैलेंस, अगर आप इच्छाओं का सप्रेशन कर देते हो तो मेंटल इम्बैलेंस होना कंफर्म है। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स, फिजियोलॉजी कंट्रोल्स हैप्पीनेस, यानी राइटर कहता है इंसान एक जानवर है, उसकी खुशी उसकी फिजियोलॉजी पर निर्भर करती है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है जैसे दिल कैसे धड़कता है, फेफड़े सांस कैसे लेते हैं, माइंड कैसे इंडिकेट करता है, संकेत कैसे भेजता है, ये सब फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और बुक में यसे जब आप पढ़ोगे तो आपको पहले ही बता दीजिए, वहां बताने से अच्छा है यहां बताना। ये रेफरेंस है अब्राहम मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स की। अगर आपने पेडागोजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अब्राहम मैस्लो के बारे में। उनकी हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है? इंसान की एक कुछ निश्चित आवश्यकताएं होती हैं, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, रिलेशनशिप्स, फैमिली, कम्युनिटी या रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट। ये सारे नीड्स होते हैं किसी इंसान की। और इंसान जो है इन चीजों से बना है। ये सब चीजें जब पूरी होती हैं, इंसान खुद को खुश रखता है, खुद को खुश पाता है। तो डायरेक्टली ये एल्यूजन है, ये एक संकेत है अब्राहम मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बैकग्राउंड में हिडन होते हैं, तो ऐसे चीजों के लिए आपको यहाँ इनका नाम जरूर याद रखना होगा। खुशियों के लिए आवश्यक क्या क्या चीजें हैं वो राइटर यहाँ बताता है। प्ले प्लस स्टेबल पर्पस, आपके लाइफ में गेम होना चाहिए, खेल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आप किसी के साथ खेल ले या आपके साथ कोई खेले, ये वो खेल नहीं है जो दिलों का खेल है। यहाँ आपको खेलना है, यानी खुद को फिट करना है, फिट रखना है, अपने माइंड को कहीं एक जगह कंसंट्रेट करना है, अपने बॉडी को फिट करना है, तो आप कुछ भी खेलिए। आउटडोर गेम ज्यादा इफेक्टिव होता है। इंडोर गेम भी कुछ ठीक होते हैं अगर माइंड की बात की जाए, जैसे चेस आपका होता है। पर इसका मतलब ये नहीं आप बैठ करके दिन भर पबजी में भिड़े रहो या कुछ ऐसे गेम खेलो जो अनावश्यक है, जो केवल टाइम पास करते हैं आपके। और आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप टाइम पास करना शुरू करो। आप अपने टाइम में से 1 घंटे 2 घंटे निकालो खेलने के लिए, और एक स्टेबल पर्पज होना चाहिए आपके लाइफ में कि आपका उद्देश्य क्या है आपकी लाइफ का। और अगर उद्देश्य कंफर्म है, स्टेबल है, तो आपके पास हैप्पीनेस कंफर्मली मिलेगा। आप डिटरमाइंड है, आपको टीचिंग जॉब करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हो, टीचिंग का भी तैयारी कर रहे हो, आप ऑप्शन सी भी लेके बैठे हो, बैकअप डी लेकर बैठे हो। आप एक का बैकअप तो ठीक है, पर ऐसे ए बी सी डी आप लेकर के बैठोगे तो परेशानियां थोड़ी ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि आपकी माइंड उस समय एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो सकेगी। और जब माइंड कंसंट्रेट नहीं है, जो कि इंजन है आपकी बॉडी का, तो जाहिर सी बात है कि आपकी खुशियां आपसे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो स्टेबल पर्पज होना चाहिए लाइफ में। पर्पज खाने का, रहने का, सोने का, पढ़ने का, जॉब का, हर चीज का। मॉडर्न लाइफ क्रिएट्स पैसिव आर्टिफिशियल प्लेजर्स। अब यहाँ राइटर कहता है कि जो आधुनिक युग है ये पैसिव और बनावटी सुख देती है। यानी संस्कार में तमीज तहजीब तो ठीक है, पर इसके लिए अपने बच्चों की खुशियों का गला घोटना ये कहाँ तक सही है। तो आजकल बहुत आर्टिफिशियल खुशियां हो चुकी हैं। लोग हंसने के लिए हंसते हैं, लोग दिखाने के लिए हंसते हैं, लोग सच में खुश हैं नहीं हंसते उस टाइम, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम हंस दिए तो हमें लोग लोअर क्लास के समझेंगे, हमें गरीब समझेंगे, देहाती इंसान समझेंगे। ब्लेसेडनेस, ब्लेसेडनेस के बारे में आपको बताया मैंने कि कार्लाइल महोदय का क्या है राय ब्लेसेडनेस के बारे में। राइटर कहता है वो क्रूएल है, अनरियलिस्टिक है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। टू मच थियरी मेक्स लाइफ ड्राई एंड डस्टी। अगर आप बहुत ज्यादा थियरी पर विश्वास करते हो, क्योंकि लाइफ थियरिटिकल नहीं है, लाइफ प्रैक्टिकल है। अगर आप थियरी पर ज्यादा चलोगे तो लाइफ आपकी जो है वो ड्राई कर देगी और डस्टी कर देगी। ये स्ट्रक्चर आप यसे है, यानी अगर आप एक बार इस यसे को आप समझ लोगे जो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये 10-11 लाइन जो है एक बार पढ़ने से ही यसे पूरी याद हो जाएगी।
मतलब एक हिंट है ये आपका 10-11 पॉइंट। फर्स्ट है ओपनिंग विद एंशिएंट मोरलिस्ट, मोरलिस्ट से शुरुआत होगी, उसके बाद डिस्कशन होगा स्टोइक्स और एपिक्यूरस से, रसल का क्रिटिक होगा मोरलिज्म के प्रति, एग्जाम्पल्स होगा रॉन्ग परसूट्स ऑफ हैप्पीनेस, नेचुरल इंपल्सेस जो मैंने आपको बताया जो फाउंडेशन है जॉय का, सोशल प्रेशर एज ऑब्स्टिकल, अगर आपके ऊपर सामाजिक प्रेशर है तो ये आपकी खुशियों में ये रुकावट है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी यानी एक्टिविटी आपको फिट रखेगा, नेसेसिटी ऑफ प्ले, सिंपल लाइफस्टाइल फॉर हैप्पीनेस, और लास्ट में है कंक्लूजन, हैप्पीनेस इज फिजिकल नॉट थियोरेटिकल। तो खुशियां आपको फिजिकली मिलेगी, कुछ करके मिलेगी, न कि किताबी ज्ञान में कि सिर्फ किताब पढ़ो और खुश रहोगे आप। फेमस लाइंस आपको बता दी जाए, यहाँ लिखा है पीपल हु डिस्पाइज हैप्पीनेस यूजुअली डिस्पाइज अदर पीपल्स हैप्पीनेस। तो यहाँ राइटर जो है वो कहना चाहता है कि जो लोग खुशी को नापसंद करते हैं वे आमतौर पर दूसरों की खुशी को नापसंद करते हैं, क्योंकि उनको खुशी से परेशानी नहीं है, उनको दूसरों की खुशियों से परेशानी है। सेकेंड है लाइफ शुड नॉट बी टेकन टू सीरियसली, जिंदगी को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जिंदगी सीरियस है, अगर आप भी सीरियस हो गए तो सीरियस प्लस सीरियस या सीरियस इनटू सीरियस ये डबल सीरियस या सीरियस स्क्वायर बनाएगा, जो लाइफ की ऐसी की तैसी करने के लिए बहुत काफी होगा। इसलिए लाइफ में आपको हैप्पीनेस चाहिए, आप हैप्पी रहिए। लाइफ आपकी सीरियस है, सीरियस में से हैप्पीनेस को अगर माइनस करेंगे हम या प्लस भी करेंगे हम तो एक एवरेज लाइफ हमारी होगी, हम बहुत खुश ये बहुत दुखी नहीं होंगे। अनहैप्पी बिजनेसमैन नीड एक्सरसाइज नॉट फिलॉसफी, यहाँ अनहैप्पी बिजनेसमैन का मतलब अमेरिकन बिजनेसमैन से है। राइटर या रसेल कहते हैं कि जो दुखी बिजनेसमैन है उनको एक्सरसाइज की जरूरत होती है, न कि फिलॉसफी की, किसी किसी की फिलॉसफी किसी का लेक्चर पिला दो और वो खुश होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैन इज एन एनिमल जो आपको बताया मैंने, हिज हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन हिज फिजियोलॉजी, तो उसकी खुशियां उसके फिजियोलॉजी पर डिपेंड है, न कि किसी मोरलिस्ट की बातों पर। यसे की शुरुआत करते हैं इमेज के माध्यम से, ताकि ये से बहुत आसानी से आपको समझ में आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पहले कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो एक एक करके हम कैरेक्टर्स को कंफर्म करेंगे। अगर कैरेक्टर्स कंफर्म है तो इससे आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, वरना ये बीच बीच में वो वर्ड आते रहेंगे जो आपकी समझ से परे होंगे, इसलिए आप एक एक वर्ड को कंफर्म करिएगा। और आप इसके हिंदी पर मत जाइएगा, पता नहीं मैंने लिखा हिंदी में और ये पता नहीं कौन सी भाषा में लिख दिया, केवल आप इंग्लिश वर्ड को देखिएगा। हम चलते हैं, शुरू करते हैं स्टोइक से। जो ये स्टोइक्स थे ये प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, यानी ग्रीक और रोमन फिलोसफर्स थे। उनका एक समूह था जो भावनाओं पर नियंत्रण, सख्त अनुशासन और दुख सहो, शिकायत मत करो जैसी सोच को महत्व देते थे। यानी स्टोइक दर्शन की अगर बात की जाए, ये कहते थे कि खुश रहने के लिए मन को काबू में रखना जरूरी है, बाहर की चीजों से खुशी नहीं मिलती, हर हाल में शांत रहो, चाहे दर्द हो, नुकसान हो, मुश्किल हो या कोई अपमान करे, गुस्सा, डर और लालच जैसे भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। अच्छा कैरेक्टर ही, अच्छा चरित्र ही असली अच्छाई है। ईमानदारी, धैर्य और समझदारी सबसे जरूरी है। दुख और तकलीफें जिंदगी का हिस्सा है, उन्हें बिना शिकायत स्वीकार करो। ये स्टोइक्स महोदय का दर्शन था। यानी अगर किसी स्टोइक के घर अचानक आग लग जाए तो वो रोएगा, चिल्लाएगा नहीं, बल्कि वो कहेगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, इसलिए दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। तो ये स्टोइक्स की फिलॉसफी है। आज के समय में इनकी बातों को हम इस तरीके से कह सकते हैं जैसे नॉर्मली कहते हैं कि तुम मर्द हो, तुम रो क्यों रहे हो, तुम दुख सहो, तुम परेशानियां सहो, तुम्हें इन चीजों में क्यों पड़ना है, तुम क्यों इतना इमोशनल होते हो। तो एक मर्द बनने का जो परिभाषा आज लोग देते हैं ना, मुझे लगता है स्टोइक्स महोदय के इस विचार से या दर्शन से ही लोग प्रेरित होकर मर्द को डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपके एपिक्यूरस महोदय। ये प्राचीन यूनानी दार्शनिक जिसने साधारण और शांत जीवन में सुख की शिक्षा दी। अत्यधिक भोजन या विलासिता के बिना इंसान कैसे खुश रह सकता है, इसकी शिक्षा दी इन्होंने, एपिक्यूरस महोदय ने। इनके फॉलोअर्स को इपिक्यूरियंस कहते हैं, ये याद रखिएगा। इपिक्यूरियंस भी आया हुआ है इस एसे में और एपिक्यूरस भी आया हुआ है। तो एपिक्यूरस का ही विरोध करते हैं स्टोइक्स, जो भी जितने भी स्टोइक्स हैं। नेक्स्ट है क्लिंथिस। क्लिंथिस एक फेमस स्टोइक फिलोसोफर था और जेनो का शिष्य था। बस आप कैरेक्टर्स जान लीजिए, जब इनके बारे में बताया जाए तो आपको ये माइंड में ये होना चाहिए कि ये व्यक्ति था क्या, इन्होंने क्या कहा, क्या किया, वो आप यस में कंफर्म करेंगे। ये है अरिस्टोर्कस। ये एंशिएंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉपरनिकस से बहुत पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और इनका भी विरोध किया स्टोइक्स ने। नेक्स्ट है मार्कस ऑरेलियस।
ये एक रोमन सम्राट थे और ये स्टोइक दार्शनिक थे, यानी इन्होंने भी बहुत अच्छा नहीं किया, इन्होंने भी हैप्पीनेस के खिलाफ काम किया। क्या किया वो सारी बातें आपको ये में पता चलेगी। केवल अभी आप कंफर्म कर लीजिए कैरेक्टर्स को। ये है सेनेका और ये है नीरो। सेनेका जो था ये स्टोइक फिलोसोफर था और एक नाटककार था, और रोमन के जो सम्राट थे नीरो, उनका ये सलाहकार था और उनका टीचर भी था। तो नीरो का ये टीचर भी था, नीरो का ये सपोर्टर भी था। यह है नीरो जो अभी आपको सेनेका के बगल में दिखाया गया। नीरो कौन था? ये एक क्रूर और अत्याचारी रोमन सम्राट था जिसने बहुत सारे अत्याचार किए। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ये है बॉडिसिया या बॉडिका की। ये ब्रिटेन की योद्धा थी, एक रानी थी जिसने रोम के विरुद्ध विद्रोह किया। क्यों विद्रोह किया वो आपको नॉर्मली एक दो लाइन में यस में बताई जाएगी। ये है जर्मन के फिलोसफर्स। 20th सेंचुरी की शुरुआत में जर्मन के ये फिलोसफर्स जिन्होंने जर्मनी को तबाही के रास्ते पर ला खड़ा किया। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हैं वो हैं कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल। ये ब्रिटिश फिलोसोफर थे जिसने कठोर नैतिकता यानी मोरलिस्ट, महापुरुषवाद और सुख को तुच्छ मानो जैसी सोच को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल, नाम आपने सुना होगा। ओलिवर क्रॉमवेल इंग्लैंड का एक सैन्य व राजनीतिक नेता था। उसने किंग चार्ल्स द फर्स्ट के खिलाफ संसद की तरफ से युद्ध लड़ा। 1649 में किंग चार्ल्स फर्स्ट को मृत्युदंड दिया गया। यह इंग्लिश हिस्ट्री की या इंग्लैंड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। 1649 के बाद इंग्लैंड में राजतंत्र खत्म हुआ और क्रॉमवेल की अगुवाई में गणतंत्र यानी कॉमनवेल्थ स्थापित हुआ। 1653 में वह लॉर्ड प्रोटेक्टर बना यानी देश का सर्वोच्च शासक बना। बहुत ही सख्त, धार्मिक और अनुशासन प्रिय शासक था। 1658 में जब इसकी डेथ हुई तो इसका बेटा यानी रिचर्ड क्रॉमवेल वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बना और 2 साल के बाद ही चार्ल्स द सेकेंड इंग्लैंड का राजा बना, यानी फिर से राजतंत्र की वापसी हुई। तो ये महोदय आयरलैंड में बहुत तबाही मचाए थे। इनको भी रसेल वैसे ही मानता है जैसे मोरलिस्ट थे, जैसे स्टोइक्स थे। ये है नेक्स्ट, ये है फ्रेडरिक द ग्रेट। ये जर्मनी यानी प्रूशिया का राजा था। ये आक्रामकता के लिए बहुत फेमस था। कार्लाइल इसे महान बताता है, यानी कार्लाइल और ये दोनों लोग मिलकर के हैप्पीनेस की धज्जियां उड़ा दिए थे, इसलिए इन दोनों को रसेल महोदय अपने यसे में स्थान देते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर एयर। ये ब्रिटिश अधिकारी थे जिसने जमैका में दमन और क्रूरता की। रसेल ने इन्हें क्यों लिया अपने यसे में? क्योंकि ये महोदय भी अत्याचार, दमन और क्रूरता के लिए फेमस थे और इन्होंने भी खुशियों का गला घोटा। थॉमस जेफरसन, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। इनके बारे में भी कुछ बातें होंगी, क्या ये हैप्पीनेस के खिलाफ थे या नहीं, ये आपको यसे में पता चलेगा। हम चलते हैं यसे को शुरू करते हैं। रसेल कहता है 2000 साल से ज्यादा समय से दुनिया में बहुत से अर्नेस्ट मोरलिस्ट्स पैदा हुए जिन्हें वह गंभीर नैतिकतावादी कहता है। कहता है कि यह लोग कहते आए हैं कि खुशी कोई बड़ी चीज नहीं है, यह एक साधारण, घटिया और मनुष्य को बिगाड़ने वाली तुच्छ चीज है। और यही काम रसेल के अनुसार मॉडर्न में कम्युनिस्ट भी करते आ रहे हैं। कम्युनिस्ट में आपने कार्लाइल को देखा, आपने ओलिवर क्रॉमवेल को देखा। रसेल एंशिएंट रिलीजियस मॉरलिस्ट जो खुशी को पाप मानते थे, उनको मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स जैसे कम्युनिज्म से जोड़ता है, जो अत्यधिक काम यानी एक्सेसिव वर्क को मूल्य और उद्देश्य का एकमात्र सोर्स मानते थे। रसेल दोनों की यानी मॉरलिस्ट और कम्युनिस्ट की दोनों की आलोचना करता है क्योंकि ये लोगों को अनावश्यक रूप से दुखी करते थे। पुराने जमाने के स्टोइक्स लोग एपिक्यूरस पर हमला करते थे। एपिक्यूरस जो कहता था कि खुशी जरूरी है। स्टोइक्स महोदय इन पर झूठे आरोप लगाते थे और एपिक्यूरस की सोच को सुअरों का दर्शन यानी पिग्स फिलॉसफी कहते थे। अब रसेल कुछ स्टोइक्स फिलोसोफर्स के एग्जांपल्स आपको देगा। जो फर्स्ट एग्जांपल है स्टोइक्स का वो है क्लिंथिस। क्लिंथिस ने बहुत बड़े, उस समय के बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री अरिस्टार्कस को सिर्फ इसलिए सजा दिलवानी चाहिए क्योंकि इसने कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ये बात बहुत बाद में निकोलस कॉपरनिकस जो एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने कही, जिन्होंने एक हेलियोसेंट्रिक सिस्टम का सुझाव दिया जिसमें ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है।
हेलियोसेंट्रिक सिस्टम याद रखिएगा, जिसमें सेंटर माना जाता है सन को और बाकी जो प्लैनेट होते हैं उसी सेंटर के इर्द गिर्द घूमते हैं। हाँ, रसल कहना चाहता है कि एक साइंटिस्ट को भी एक स्टोइक्स ने नहीं छोड़ा। वो तो नॉर्मल लोगों को अपना ज्ञान दे रहा था, जो उसकी समझ थी वो लोगों तक पहुंचा रहा था, पर इनको उसमें भी बहुत सारी कमियां दिखी। नेक्स्ट जो स्टोइक का इस्तेमाल किया रसल ने वो है मार्कस ऑरेलियस। ये एक रोमन सम्राट थे, स्टोइक फिलोसोफर थे। इन्होंने ईसाइयों को बहुत सताया, ईसाइयों पर इन्होंने बहुत अत्याचार किया। ये स्टोइक फिलोसोफर माने जाते हैं। बाहर से तो ये नैतिकता और उच्च जीवन की बातें करते थे, लेकिन असलियत में उसने खूनी बादशाह यानी क्रूर राजा नीरो का साथ दिया। नीरो का ये सपोर्टर था, नीरो का ये टीचर था। दोनों मिलकर के बहुत धन लूटे, बहुत धन इकट्ठा किए। नीरो के आदेश से बहुत सारे अत्याचार होते थे जिसमें ये साथ देते थे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ये है ब्रिटेन की वीर रानी बौडिका। इनके बारे में रसल कहते हैं कि सेनेका ने बौडिका को इतना ज्यादा ब्याज पर कर्ज दिया कि वह मजबूर होकर के विद्रोह पर उतर आई। यह दर्शाता है कि ऐसे नैतिक लोग भी दूसरों की खुशी और भलाई से ज्यादा अपने स्वार्थ और धन को प्राथमिकता देते थे। अब रसल शिफ्ट होते हैं, 2000 साल आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि 2000 साल आगे बढ़ें तो कई जर्मन दार्शनिकों ने कठोर और खतरनाक विचार दिए, जिन्होंने जर्मनी का नुकसान किया, दुनिया को संकट में डाला। इन सब लोगों ने भी खुशी को तुच्छ समझा। यानी सेम मानसिकता थी जो 2000 साल पहले स्टोइक्स की थी, अब जर्मन फिलोसफर्स, मॉरलिस्ट्स और कम्युनिस्ट की है। रसल कहता है कि खुशी की निंदा वो लोग करते हैं जिनको दूसरों की खुशी से जलन होती है। कई लोग जीवन जीने के लिए बहुत कठोर नियम बना लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी हर इच्छा दबाकर सिर्फ एक ही बड़े लक्ष्य को पकड़े रहता है, वह लक्ष्य समय के साथ उसे बोझ लगने लगता है। एग्जाम्पल के रूप में आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जॉब पाने के लिए आप कठिन मेहनत कर रहे हो। इसके बाद आप इच्छाएं अपनी दबा देते हो। आपको घूमने नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, दोस्तों से मिलने नहीं जाना है, बातें नहीं करना है। ये इच्छाएं जो है ना, ये आप बहुत दबाते रहोगे, आपके ऊपर ये गलत रूप से वापस आएंगी और आदमी अंदर से खाली महसूस करता है। कुछ लोग, जहां भी कुछ लोग की बात आए, आप मोरलिस्ट और कम्युनिस्ट जोड़ लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं खुशी का पीछा करो तो कभी नहीं मिलती, जबकि रसेल कहते हैं ये तभी सही है जब आप बेवकूफी से पीछा करो। तो खुशी तभी नहीं मिलेगी जब आप बेवकूफी से पीछा करोगे। अगर समझदारी से पीछा करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर रसेल कहते हैं मॉन्टे कार्लो के जुआरी की बात कर लो आप। ये पैसे के पीछे भागते हैं और खो देते हैं। ये खुशी पैसों से सोचते हैं और इसके लिए वो पैसे लगाते हैं, जुआ खेलते हैं और जुए में हार जाते हैं, इसलिए उनको खुशी नहीं मिलती क्योंकि वो बेवकूफी से पीछा करते हैं इस खुशी का। ऐसे वो शराबी के बारे में बात करते हैं कि शराबी शराब पी करके खुशी ढूंढता है। उसे लगता है कि शराब पी लूंगा तो मैं खुश होऊंगा, सारे गमों को भुला दूंगा, पर उसे खुशी नहीं मिलती है, केवल मिलता है तो हैंगओवर। रसल कहता है कि एपिक्यूरस ने जो खुशियां पाई वो साधारण जीवन में पाई, सिंपल सा लाइफ में पाई। अच्छे दोस्त थे उसके, सूखी रोटी खा करके खुश रहता, जब कभी त्योहार होता थोड़ा पनीर मिल जाता, इसी में वो खुश रहता। यानी छोटी छोटी खुशियों में एपिक्यूरस खुश रहता था। लेकिन रसल कहता है कि यह तरीका सबके लिए नहीं हो सकता। सब सूखी रोटी खा करके खुश नहीं हो सकते, पर खुशियां ऐसे ही होती हैं। आप में अगर ज्यादा एम्बिशन है, ज्यादा इच्छाएं हैं, तो खुशियां आपकी बहुत छोटी हो जाएंगी। रसल कहता है बहुत लोगों के पास, यानी अमेरिकन के पास स्वास्थ्य और पैसा दोनों होते हैं, फिर भी वे दुखी रहते हैं। इसका कारण है गलत जीवन दर्शन, यानी कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ इनकी गलत है। इंसान जानवरों से बहुत अलग नहीं है। राइटर कहता है कि बिल्ली को खाना, गर्मी और आजादी मिले तो वह खुश है। हम लोग बिना वजह जीवन को मुश्किल बना लेते हैं। हमें खाने, गर्मी और आजादी से मतलब नहीं है, हम उससे ऊपर उठ चुके हैं। तो अगर आपके ख्वाब छोटे हैं तो खुशियां बड़ी होंगी, और अगर आपके ख्वाब बड़े हैं तो जाहिर सी बात है खुशियां आपकी छोटी होने वाली है। राइटर कहता है कुछ लोग जीवन भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं। इस दौरान वे सेहत खो देते हैं, रिश्ते खो देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। अब सेहत खो देते हैं का मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां रसल महोदय कहते हैं, मान लीजिए एक ऑफिस का मालिक हो, दिन रात काम करते करते उसके पास बहुत पैसे हो गए, लेकिन अब उसका सेहत खराब हो चुका है। फिर कहता है रिश्ते खो देता है इंसान। रिश्ते कैसे खोता है? एग्जाम्पल के तौर पर एक बिजनेसमैन है, उसने खूब पैसा कमाया पर परिवार के साथ समय नहीं बिताया। अब वह धनी है
पर अकेला है। रसल कहता है इस तरीके से ये लोग जीवन भर पैसे कमाने के चक्कर में असली खुशी भूल जाते हैं, और जब आखिर में वे अमीर बन भी जाते हैं तो उन्हें खुद मजा नहीं आता। अब उनके पास बस एक काम बचता है, दूसरों को उपदेश देना। उपदेश में क्या बोलते हैं ये लोग? मेहनत करो, मेरी तरह सफल बनो, मैंने भी बहुत संघर्ष किया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो सफल हैं, पैसे कमाए हुए हैं, लेकिन अब उनके लाइफ में मजा नहीं बचा, उनकी लाइफ में उनका सेहत नहीं रहा, उनके रिश्ते नहीं रहे, इसलिए अब केवल वो उपदेश देते हैं, लेकिन असल में वे खुश नहीं होते, अंदर से खाली महसूस करते हैं। दूसरों को नसीहत दे करके ही खुद को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। राइटर कहता है कुछ अमीर औरतें संस्कारी और पढ़ी लिखी दिखने के लिए किताबों पर नकली बातें करती हैं, पर असल में उन्हें खुद मजा नहीं आता किताबों को पढ़ करके। कुछ लोग समाज में पढ़ा लिखा या संस्कारी दिखने के लिए ऐसी चीजें करने का नाटक करते हैं जिनमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, जैसे किताबों के बारे में बात करना, कविताएं पढ़ने का दिखावा करना, महंगी आर्ट गैलरी घूम करके इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करना, लेकिन अंदर से उन्हें किताबों में मजा नहीं आता, उन्हें कला आर्ट समझ में नहीं आती, वे सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक अमीर महिला अपनी सहेलियों से कहती है, ओह मैंने वह नई बुक पढ़ी है, बहुत गहरी है, बहुत डीप है, लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं उसमें। लेकिन असल में उसने बस यूट्यूब या गूगल या ऑनलाइन का रिव्यू देख रखा है, उसे पढ़ने में मजा नहीं आता, वह सिर्फ इंटेलेक्चुअल दिखना चाहती है अपने सहेलियों के बीच में। उसका असली उद्देश्य है लोग उसे कल्चरल समझें, सॉफ्टिकेटेड समझें, वह हाई क्लास की लगे और उसे समाज में सम्मान मिले। राइटर कहता है कि अगर आप खुश लोगों को देखें तो पाएंगे कि उनके पास कोई न कोई ऐसा वजह या ऐसा काम जरूर है जिसमें उन्हें बहुत मजा आता है और जिससे कुछ खूबसूरत या यूजफुल बनता है। जैसे माँ बच्चों से खुशी पाती है, कलाकार अपनी कला से खुश होता है, वैज्ञानिक अपने रिसर्च से खुश होता है, अपने शोध से खुश होता है, आम लोग जो हैं वो वीकेंड पे जाकर के बगीचे में पौधे उगाकर खुश होते हैं। यानी खुशी के लिए काम जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा काम या बेजान अनइंटरेस्टेड काम खुशी नहीं बल्कि दुख देता है। राइटर कहता है कुत्ता खरगोश के पीछे दिन भर दौड़ते हुए खुश है, भले वो थक जाए, लेकिन अगर उसे ट्रेडमिल पर दौड़ा दो तो बिल्कुल खुश नहीं होने वाला है वो। आज के समय में ज्यादातर नौकरियों में यह नेचुरल खुशी नहीं मिलती, इसलिए लोग फिल्मों, खेल, मोबाइल इन सब से सरफेस हैप्पीनेस ढूंढते हैं जो थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद फिर से वही दुख वही गम उनके ऊपर हावी हो जाता है। समाज में सम्मान पाने का दबाव भी लोगों को दुखी करता है। माएं बच्चों को हंसने खेलने से रोकती हैं ताकि लोग उन्हें निचले स्तर लो लेवल या लोअर क्लास का ना समझें। वो नॉर्मली किसी गरीब बच्चे के साथ अगर बच्चा खेल रहा हो, वो डांट करके उसको अपने पास लेकर के आती है कि वहां नहीं जाना है, तुम्हें तुम्हें इस बात पर नहीं हंसना है, तुम्हें हर किसी के साथ नहीं खेलना है, हर बात में रोक टोक करती है वो। तो जो एक नेचुरल हंसी होती है बच्चे की वो रुक जाती है, वो बंद हो जाती है, वो खत्म हो जाती है बचपन से। आपने भी बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि जो बड़े पद पर हैं और वो हर छोटी सी छोटी बात पर नहीं हंसते। वो इसलिए नहीं हंसते क्योंकि वो ये सोच लेते हैं कि अगर मैं हंसूंगा लोग लो लेवल का या लोअर क्लास का समझ लेंगे, उनको एलीट दिखनी है, उनको बुद्धिमान दिखना है, उनको इंटेलेक्चुअल, उनको स्टैंडर्ड दिखना है। अपने इस स्टैंडर्ड के चक्कर में वो खुशियों से महरूम हो जाते हैं। राइटर कहता है कि प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज और प्रसिद्धि यानी नेम एंड फेम का पीछा करना आज की सबसे बड़ी समस्या है। यह अपनों से बहुत दूर कर देती है। आपको यहाँ दो इमेज दिखाए जा रहे हैं, दो इमेज में एक में खुशियां और एक में धन तो है, दौलत तो है, नाम तो है, पर लाइफ में दुख ही दुख है। तो दो इमेज, दो कंट्रास्टिंग इमेज आपको दिखाई जा रही है ताकि आपको समझ में आए कि ब्लेसेडनेस क्या है और हैप्पीनेस क्या है। राइटर कहता है आप अमीर हो, प्रसिद्ध हो, पर दोस्त, शौक और छोटी छोटी खुशियां ना हो तो आप दुखी रहेंगे। इसलिए खुशी के लिए दो चीजें चाहिए। जीवन में एक स्थिर ढांचा हो, जैसे मैंने आपको बताया था, एक स्टेबल पर्पज हो, जैसे परिवार या काम, जो भले ही हमेशा खुशी ना दे पर लंबे समय तक यूजफुल होते हैं। दूसरा जो है वो है प्ले, यानी खेलने कूदने वाली चीजें जो बस मजे के लिए हो, किसी लक्ष्य के लिए नहीं, किसी प्रोफेशनलिज्म के लिए नहीं। रसल कहते हैं जीवन को बहुत गंभीर बनाना बेकार है, किसी भारी भरकम दर्शन या धर्म की जरूरत नहीं है। बस आदमी परिवार से प्रेम करे, अपने काम से संतुष्ट हो,
दिन रात और मौसमों के बदलने की खूबसूरती देखे, इस बदलने में सुंदरता देखे और इस सुंदरता से वो खुश हो। अगर इसमें वो खुश होता है तो वो खुश रहेगा। रसल कहता है अगर हर चीज उसे दुखी करती हो, वो पत्नी से दुखी है, बच्चों से दुखी है, अपने ऑफिस के काम से दुखी है, तो उसे दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी की जरूरत नहीं है। उसे नई जीवन शैली की जरूरत है। लाइफ स्टाइल उसको चेंज करनी होगी। और इस लाइफ स्टाइल में क्या क्या करना होगा उसे? अच्छा खाना खाना होगा, एक्सरसाइज करना होगा और सिंपल हैबिट्स उसको फॉलो करने होंगे कि आपको बुक्स पढ़नी है, आपको बागवानी करनी है, आपको कुछ और करना है। तो ये हैबिट्स ही, ये नई जीवन शैली ही आपको खुश रख सकती है। राइटर कहता है कि मनुष्य एक जानवर है, उसकी खुशी फिजियोलॉजी से जुड़ी हुई है, बड़े बड़े विचारों से नहीं। बड़े विचार से इंसान खुश नहीं हो सकता, केवल इंटेलेक्चुअल दिखा सकता है। राइटर कहता है ज्यादातर अनहैप्पी बिजनेसमैन जो अमीर हैं, पर उनका दुख दर्शन पढ़ने से यानी फिलॉसफी पढ़ने से नहीं, बल्कि रोज 6 मील चलने से दूर होगा। यानी उनको खुशियां दर्शन नहीं बल्कि एक्सरसाइज देगा, एक्टिविटी देगा। अगर वो 6 मील चलते हैं तो 6 मील याद रखिएगा, 6 माइल एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वर्ड। राइटर कहता है इसी तरह ब्रिटिश लेखक कार्लाइल ने भी खुशी को मूर्खता कहा और ब्लेसेडनेस को श्रेष्ठ बताया। लेकिन वह ब्लेसेडनेस उसे क्रूरता, युद्ध और बर्बरता में दिखती थी। यानी वो क्रूरता के रूप में अपने ब्लेसेडनेस का इस्तेमाल करता था। जैसे क्रॉमवेल का नरसंहार हो, फ्रेडरिक द ग्रेट की हिंसा हो या गवर्नर एयर की क्रूरता, ये सब एक तरह से क्रूर थे, बर्बर थे और युद्ध में विश्वास करते थे। ये हैप्पीनेस नहीं, ब्लेसेडनेस में विश्वास करते थे। अब आते हैं थॉमस जेफरसन के बारे में। रसल कहता है कि जेफरसन एक स्टोइक्स नहीं थे, वो खुशियों के बारे में बात करते थे। जेफरसन ने एक बार कहा था, घोड़े पर बैठने से लोग आलसी हो जाते हैं, इसलिए चलना ही बेहतर है। अगर वो चलेंगे, एक्सरसाइज होगा उनकी बॉडी का, शरीर खुश होगा, माइंड खुश होगा, इस तरीके से लाइफ में उनके खुशियां मिलेंगी। लेकिन रसल जो है मजाक में कहता है, जेफरसन महोदय ने तो मोटर कार देखा ही नहीं था। अगर वह आज के मोटर कार देख लेते तो शायद शब्द ही भूल जाते। यानी कि मजाक में बोला कि जेफरसन को घोड़े पर बैठने से ही परेशानी होती थी लोगों को, लेकिन अगर जेफरसन अब के समय में होते और वो मोटर कार देख लिए होते तब क्या कहते? तब तो लोग घोड़े पर चलते थे, पैदल चलते थे, अब तो कोई भी पैदल नहीं चलता, सब मोटर कार पर चलते हैं। तो मजाक में ये बात रसेल ने कहा था कि अगर वह आज मोटर कार देख लेते तो शायद उनके पास शब्द नहीं होता बोलने के लिए। अब आते हैं निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर इस यस्से के। राइटर कहता है मनुष्य एक जानवर है, एक जीव है। उसकी खुशी शरीर, सरल आदतें, प्यार, काम और खेल इनसे बनती है। किसी भारी दर्शन से वो बिल्कुल खुश नहीं हो सकता। इस तरीके से ये ऐसे खत्म होता है। आशा है आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। कोई परेशानी हुई होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।